हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष, माननीय अध्यक्ष, 25 वर्ष हम चंद दिनों में पूरे करने जा रहे हैं और इस विशेष सत्र का शुभारंभ माननीय देश की महामहिम राष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति, उनके गरिमामय संबोधन के साथ हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने She has touched the chord of Uttarakhand state. हमारी रग पर उन्होंने हाथ रखा। राष्ट्रपति की गरिमामय पद के अनुरूप उन्होंने सांकेतिक तौर पे बहुत सारी बातें कही। जहां उनका संबोधन एक ट्रिब्यूट था इस राज्य में और इस राज्य की महिलाओं का, ना केवल राज्य में बल्कि देशव्यापी जो उनका कंट्रीब्यूशन एक ट्रिब्यूट था उसके लिए, वहीं उन्होंने महिला सशक्तिकरण के दिशा में राज्य ने जो प्रगति की उसको भी रेखांकित करने का काम किया। मैं तो बार बार कहता हूं, शायद बहुत सारे लोग कहते भी होंगे कि मैंने ये चीज रट रखी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये कहना कि मैं बहुत पुरानी कभी मातृत्वहुड को, मदरहुड को समर्पित उस कविता की 2 लाइनें जरूर कहता हूं। हैंड दैट रॉक द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड। और वास्तव में उत्तराखंड की रीढ़ यहां की मातृ शक्ति है। अध्यक्ष, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, उत्तराखंड राज्य ने आपके रूप में एक महिला विधानसभा अध्यक्ष को भी पदासीन सुशोभित करने का काम किया, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का जो क्लोजिंग रिमार्क था वो मेरे ख्याल से हम सभी 70 विधायकों के पाथे है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। बहुत साधारण बात कही उन्होंने कहा 25 वर्ष जहां हमें उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का अवसर है, वहीं ये रजत जयंती वर्ष हमारा आत्मनिरीक्षण का भी अवसर है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी अवसर है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट दिस हाउस विल राइज अबव द बोर्ड और हम इस डिबेट को बाई पार्टीशन ना बना करके हम इस डिबेट को नॉन पार्टीशन बनाएंगे। हम अपने दलगत ख्यालों को, दलगत अप्रोच को किनारे रखेंगे एंड एज ए यूनिफाइड फोर्स विल कम टुगेदर और ये कहेंगे कि 25 साल में ये उपलब्धियां हमने हासिल की और ये उपलब्धियां ये बेंचमार्क हमने हासिल किया और ये 25 साल के लिए हमने ब्लूप्रिंट निर्धारित किया जिसमें मैं फोकस होकर के कंसर्टेड मैनर में हम प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत सारी सीखने लायक हुई, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने उसको भी टिक्का टिप्पणी पॉलिटिकल स्कोर के बीच में उसको फिर से फंसाने का कोशिश किया। फिर भी नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत साहस और हिम्मत के साथ एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरीके से उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो चरणबद्ध रूप से आंदोलन का एक विकास हुआ 1938 से लेकर के, उन्होंने 52 से शुरू किया था, बट इट एक्चुअली हैपेंड इन 1938 फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां से लेकर के आगे तक कहा, लेकिन उन्होंने आखिर में कहा, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना, अल्टीमेटली सब अंततः अंत भला तो सब भला कहते हैं ना। तो अल्टीमेटली जिसने हु कॉल द फाइनल शॉट, उनको तो हमें कहना ही पड़ेगा, उनका स्मरण करना ही पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो साहस जुटाया, उन्होंने सारे पार्टियों को इकट्ठा किया, नहीं किया, विपक्ष में एकता बनाई कि नहीं बनाई, बट वो पायलट कर पाए इस बिल को और उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ। मैं उन सौभाग्यशाली कहूं या क्या कहूं, मैं गवाह हूं उस दौर का। मैं सदन के उन चंद विधायकों में शुमार हूं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से उत्तराखंड की विधानसभा में 2000 में विधानसभा राज्य बनने पर आए। हम उस आई वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। मानिए अध्यक्ष, निराशावादी नहीं, हमें बहुत आशावादी। उत्तराखंड तो पहाड़ तो पर्याय है आशाओं का, पहाड़ तो अपने आप में पर्याय ही आशाओं का है।
जब लोग उम्मीद खो बैठते हैं तो पहाड़ उनको उम्मीद देती है। लेकिन पहाड़ सदैव मुश्किल का पर्याय भी है। अंग्रेजी में आज भी कहावत है, दिस इज अपहिल टास्क। यह पहाड़ पे चढ़ने जैसा है। तो पहाड़ से आनंद बहुत मिलता है, पहाड़ से ऊर्जा बहुत मिलती है, पहाड़ से प्रेरणा बहुत मिलती है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ना है मुश्किल। धामी जी, हरीश भाई, उत्तर प्रदेश के जमाने में हम कहा करते थे कई बार टिप्पणी बस, जब विधानसभा के अंदर चर्चा होती थी, बहुत बड़ी विधानसभा थी, 425 सदस्यों की विधानसभा थी, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, तो बहुत कई बार जब लोग चर्चा करते थे तो कहा करते थे हम लोग, जब पहाड़ की तरफ देखोगे तो सिर से टोपी गिर जाएगी। और मैं बहुत मुक्त कंठ से इस बात को कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की यहां मैदान, पहाड़ और फलाना क्षेत्रवाद वगैरह की कभी कभी प्रतिध्वनित होता है, ईको करती है चीजें, जिसको आप ज्यादा देखती हैं, कभी कभार हम भी नोटिस करते हैं। मैं इसको बहुत मुक्त कंठ से दूसरे तरीके से कहता हूं, आई डिसअप्रूव ऑल सॉर्ट ऑफ इज्म। मैं हर बात का विरोध करता हूं, लेकिन मैं क्षेत्रीय सरोकारों का जबरदस्त समर्थक हूं। उत्तराखंड के पहाड़ों की जब हम बात करते हैं तो पहाड़वाद नहीं है, यह पहाड़ के सरोकारों का दर्द है, जिसको विनोद चमोली जी रेखांकित कर रहे थे। आप सारा धान 9 पंसेरी नहीं तोड़ सकते, आप सारा कपड़ा एक ही गज से नहीं नाप सकते। हैड इट बीन सो सिंपल टू अंडरस्टैंड द माउंटेन, तो फिर तो हमें उत्तर प्रदेश से बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। माफ कीजिएगा, जो लोग गलत कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने पहुंच नहीं थी, वो गलत है बिल्कुल। यदि उत्तर प्रदेश में हमारी पहुंचना होती माननीय अध्यक्ष जी, तो उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत प्रीमियर नहीं होते, प्रथम मुख्यमंत्री नहीं होते। यदि हमारी पूछ नहीं होती तो हेमंत नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री नहीं होते। यदि हमारी पूछ नहीं होती नारायण दत्त तिवारी 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री नहीं होते। यहां तक कि चंद्रभान गुप्ता का भी थोड़ा बहुत जुड़ाव था उत्तराखंड से, वो भी मुख्यमंत्री नहीं होते। यह हमारी पूछ का ही नतीजा था। कितनी छोटी आबादी के बावजूद उत्तर प्रदेश में हमारी इतनी पूछ थी, और मुन्ना सिंह चौहान जैसे 4 फुट के इंसान की भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूछ थी। जब मैं खड़ा होता था तो विधानसभा की दीवारें भी उसको सुनती थी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से हमने उत्तराखंड राज्य की मांग इसलिए की कि हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में बैठ करके उत्तराखंड का जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस डेवलपमेंट की अप्रोच की दरकार है, जिस फोकस तरीके से उन इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है, जो एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट अप्रोच की आवश्यकता है, जिन चीजों को वहां घाट, गदेरा, धार, पहाड़, नौला, चाल, खाल को समझने की जरूरत है, वो उत्तर प्रदेश जैसे विधानसभा में समझा नहीं जा सकता। इसलिए मैं हरिद्वार के मित्रों को स्मरण करा रहा हूं। हरिद्वार के अंदर जब हरिद्वार बचाओ आंदोलन इस नाम पर चलाते थे कुछ लोग कि उत्तराखंड में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, आदेश जी सही कर रहा हूं कि नहीं? क्षणिक रूप से उनको राजनीतिक लाभ भी मिला। ऊधम सिंह नगर में भी ऊधम सिंह नगर बचाओ समिति चलती थी, क्षणिक लाभ भी मिला। उस समय स्थिति ऐसी थी माननीय अध्यक्ष जी कि पहाड़ का आदमी वहां जाने में कतराता, वहां का आदमी आने में कतराता था। लोगों ने ऐसा वैमनस्य के इंजीनियर साहब माहौल बना रखा था। मैंने उत्तराखंड के इन दोनों क्षेत्रों को जाकर के मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, मैं कहा करता था कि यदि पहाड़ का गांव, उस समय चक्राता विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता था जो आज के विधानसभा की लगभग 4 गुना बड़ी थी, जिससे चक्राता बना, विकासनगर बना, सहसपुर बना, 25% मसूरी बना और कुछ थोड़ा बहुत और जगह भी बना। मैं उनसे कहा करता था, यदि मैं ये कहूंगा कि टेरी के फलाने गांव में 15 किलोमीटर पहले चलना पड़ता है, यदि मैं कहूंगा कि कपकोट ब्लॉक के फलाने गांव में आज भी 48 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, यदि मैं कहूंगा कि चक्राता के फलाने गांव में 18 किलोमीटर आज भी पैदल चलना पड़ता है, और मैं यदि कहूंगा कि वहां सड़कें पहले बननी चाहिए, बताओ हरिद्वार के लोगों आप उसका विरोध करोगे? तो लोग कहते थे नहीं, हम उसका समर्थन करेंगे, जरूरत है। सुनिए, और जब हम टेरी जाते थे, चक्राता जाते थे,
उत्तरकाशी जाते थे, पौड़ी जाते थे, चमोली जाते थे, पिथौरागढ़ जाते थे, अल्मोड़ा जाते थे, तो हम ही कहते थे हम आपसे कहेंगे कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून के मैदान के इलाकों में गन्ना के किसानों की तरक्की के लिए, उनकी गन्ने की खेती की तरक्की के लिए यह काम होने चाहिए, आपका कोई विरोध है? लोग कहते थे नहीं होना चाहिए जब वहां इसकी खेती होती है। तो माफ कीजिएगा, यह डिवाइड हम क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा सरोकारों की बात करिए, एरिया स्पेसिफिक अप्रोच क्या है। लेकिन एक बात मैं और कह रहा हूं, मेरे ख्याल से ममता जी अभी बैठी नहीं है। जब मैंने गैरसैंण की विधानसभा सत्र में कहा था, जिसको आज किसी ना किसी रूप से विनोद चमोली जी ने भी टच किया, जब मैंने गैरसैंण की विधानसभा में आदरणीय अध्यक्ष जी आपके अनुकंपा से उस डिबेट में इंटरवीन करते हुए कहा था कि उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है कि जो मर्जी आ जाएं और यहां पे अपने साथ अपनी जाति लेकर के आए, कहें कि मुझे फलाना जाति का सर्टिफिकेट दीजिए। नो, मैंने कहा था कास्ट इज स्टेट स्पेसिफिक। तब मैंने कहा था कि इसके मानदंड है। तब मैंने कहा था यदि आप SC ST की बात करेंगे तो मुन्ना सिंह चौहान के कहने से नहीं कुछ होता। बाकायदा जो शेड्यूल टाइप शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 है, जो शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 है, उसमें कट ऑफ डेट तय है 26 जनवरी 1950 में। कहूं ना कहूं, एक मिनट, आपकी भी चिंता है, सही बात है, आप ही बता रहे थे, आप ही मुझे बता रहे थे नेपाल से आकर के जनजाति का सर्टिफिकेट बना ली लोगों ने। सुन लीजिए आदरणीय अध्यक्ष जी, ममता जी का नाम इसलिए ले रहा था, मैंने उस दिन कहा कि कास्ट इज स्टेट स्पेसिफिक। मैंने उदाहरण दिया था, उत्तराखंड के अंसारी जी ओबीसी हैं, लेकिन बिजनौर के अंसारी उत्तराखंड में ओबीसी नहीं हो सकते। वो रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कारोबार कर रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ही कैन नॉट क्लेम द ओबीसी सर्टिफिकेट, बट दे हैव बीन क्लेमिंग। तो जब मैंने सवाल हुआ, कुछ लोगों ने इसको देखा कि पता नहीं मैं कहां की बात कर रहा हूं। अब बेसिक टीचर्स भर्ती का आदरणीय अध्यक्ष जी मामला आया, उसके अंदर प्रकरण आए, हमारे यहां के बच्चे आए, धामी जी आप भी जानते होंगे, कुछ नौजवानों ने डीएलएड की ट्रेनिंग की उत्तर प्रदेश के ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर, और बेसिक टीचर्स भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए उत्तराखंड के ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर, एक ही व्यक्ति। तो ममता जी भी मुझसे कहने लगी, भाई साहब हमारे हरिद्वार के बच्चे कह रहे हैं कि वो तो बगल वाले ने, यूपी वाले ने भी सर्टिफिकेट यहां का बना लिया, वो भी यहां पर भर्ती हो गए, हमारे तो वहां के लोगों के अधिकार मारे गए। तो इसलिए मैंने कहा इससे ऊपर उठने का जरा कोशिश करो। ये छूट भैया राजनीति में मेरा वोट खराब हो जाएगा, उसका वोट खराब हो जाएगा, इससे बाहर निकलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बाकायदा सेलाकुई एक नगर पंचायत क्षेत्र है, मैंने जब इसको उठाया तो मैंने 1-to-1 मैपिंग कराई, 1-to-1 मैपिंग कराई। 6000 वहां टोटल ओबीसी के वोटर था, 6000, और 6000 में से 1973 वोट ऐसे थे ओबीसी में लिस्ट में, जो रैपिड सर्वे हुआ, जो उत्तराखंड के रहने वाले नहीं थे, दिगर राज्यों के थे। एग्जैक्टली 30% ऑफ द टोटल ओबीसी वोटर्स के भयावह स्थिति। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पता नहीं क्या लोग इसका मतलब लगाते हैं, मैं निरंतर इस बात को कहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, गंभीर विषय है कि उत्तराखंड एक फ्रंट लाइन स्टेट है, इट इज एन बॉर्डर स्टेट। यहां की डेमोग्राफिक प्रोफाइल निरंतर बदलती चली जा रही है, और फिर हम उस स्थिति की तरफ निकल रहे हैं जहां लोग मजबूर होकर के कहेंगे कि अपनी उत्तराखंडियत बचाने के लिए भैया फिर कुछ और करो। सर एक मिनट बीरेन जी, नहीं उधर बीरेन जी, इसलिए मैं ये कह रहा हूं द टाइम इज कम। हम नहीं कह रहे कि फाटक लगाइए किसी के लिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जहां पुल बने उसके नीचे सारे डेरा डाल दें, जहां सरकारी खाली जमीन देखें उसको हथिया दें, जहां नदियां देखें उसके रिवर बेड सारे के साथ कब्जा करके रख लीजिए। आप तो कह रहे हैं कि लाल निशान लगा दिए। मैं आदरणीय खजानदास जी भी क्षमा चाह करके आपसे भी असहमत हो रहा हूं।
लाल निशान लगाने ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हल्द्वानी के बुलबुरापुरी में जिस प्रकार से सरकारी जमीन को आज नरक बनाकर रख दिया गया, वहां पर ठीक है, वो भी सरकारों की लापरवाही की वजह से नहीं हुआ, नहीं तो स्थितियां हो नहीं पाती। उस तरह की स्थिति उत्तराखंड में कहीं बनने नहीं दी जानी चाहिए। एक नहीं सैकड़ों बार हमारे वोट पे कोई प्रभाव पड़ता हो, लेकिन हम उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व से, उत्तराखंड राज्य की मौलिकता से समझौता नहीं कर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोई बात है क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, हम कहते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में, आज बहुत सारे लोग, हरीश जी मुझसे कहते हैं, बहुत सारे बाहर के लोग भी कहते हैं, अपने प्रदेश के लोग भी कहते हैं, विनोद जी, बहुत लोग कहते हैं मुन्ना सिंह जी, क्योंकि मैं मूलतः जौनसार बाबर का रहने वाला हूं, यशपाल जी बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात, आपके यहां पलायन बहुत कम हुआ। जानते हैं इस पलायन कम होने का कारण क्या? मुख्य रूप से, विशेष रूप से किशोर जी जल जंगल जमीन और उसका हमेशा बात करते हैं। ये तो बल्कि 2-3 शब्द और कहते हैं। मैं कहता हूं कि इनका कमिटमेंट इतना है कि कहीं भी जाते हैं टोपी साथ लेकर के चलते हैं, जल जमीन का इनका चलता फिरता है। मैं इनसे कहता हूं भैया कोई बात माने ना माने, लेकिन आप अपने कम से कम एजेंडे पर टिके हुए हैं, आप अपने कमिटमेंट के प्रति ईमानदार है। माननीय अध्यक्ष जी, चक्राता क्षेत्र में कम पलायन का कारण एक है, भले ही लोगों को यहां लगता हो कि वहां जो मटेरियल डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं हुआ जितना और जगहों पे हुआ, लगता होगा लोगों को, हो सकता है उतने मॉडर्न घर ना बने हो सब जगह, लेकिन उसका बड़ा कारण है कि चूंकि जौनसारी कम्युनिटी को जनजाति कम्युनिटी घोषित किया गया, उनकी लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, जमीन नहीं बेच सकते थे, इसलिए वहां लोग जड़ों से टिके हुए भी हैं, संस्कृति भी बच रही है, गांव भी बच रहा है, पलायन भी रुक रहा है और लोग आधुनिक दुनिया के दौड़ में भी सम्मिलित हो रहे हैं। उसमें कोई कुछ नहीं करता। मेरे परिवार के भी 5-6 लोग विदेश में, क्या दिक्कत है? सब पढ़ लिख रहे हैं, बट रूप से सबका आना जाना। तो ये मैं बुनियादी सवालों पे बात कर रहा हूं, इसलिए जो लैंड लॉज है माननीय अध्यक्ष जी, उसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उत्तराखंड में जब ZLR लागू हुआ, यूपी ZLR, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म लॉ, तो उस समय भी उत्तराखंड के अंदर, कुमाऊं के अंदर कूजा एक्ट होता था, कुमाऊं जमींदारी एबोलिशन एक्ट। गढ़वाल के अंदर केसर भूमि बोलते थे, उसको बंजर होती थी। जौनसार बाबर के अंदर जौनसार बाबर जमींदारी एक्ट होता था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये तमाम सारे लोकल कुछ प्रोविजंस थे जिसके अंदर सेफ गार्ड्स थे, लेकिन हमने धीरे धीरे उसको डाइल्यूट कर दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये सेलिब्रेट करने की बात है कि जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल है, हमने बेतासा तरक्की की है। जहां तक हमने यहां तक कि हमने एयर कनेक्टिविटी में बहुत जबरदस्त काम किया, हमने रोपेज बनाने में बहुत बढ़िया काम किया, हमने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त काम किया। लेकिन एक बात अध्यक्ष जी मैं आपसे और कहना चाहता हूं, अभी रिसेंटली दून विश्वविद्यालय में एक इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव करके एक संस्था है, उसने एक सेमिनार किया था, आपके सदारत में था, आपकी अध्यक्षता में था, आपने मॉडरेट किया उसको। मैं भी उसमें एक पार्टिसिपेंट था, मैं भी एक इनवाइटी था, किशोर जी भी इनवाइटी थे। नागालैंड के 2 युवा विधायक, आपको ध्यान होगा, एक नौजवान महिला, एक नौजवान, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उस सबको हमको ध्यान देने की जरूरत है। हम सड़कें बना रहे हैं, बट द रोड कटिंग टेक्नोलॉजी, रोड कटिंग स्टाइल इज ट्रिगरिंग द लैंडस्लाइड। फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी मेरी इस बात को सुनो, मैं इस बात को जानता हूं, यदि कट एंड कैरी अप्रोच लेके चलेंगे हम सबल से, रंबे से मैनुअली काटेंगे, बहुत कॉस्ट आएगी, ये सच है, कॉस्ट कई गुना बढ़ेगी, स्पीड भी उतनी तेज नहीं आएगी। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि रोड भी परमानेंट बने, रोड भी टिकने वाली बने, लैंडस्लाइड को भी ना ट्रिगर करें, तो इसके बारे में चूंकि हम 25 साल के रोड मैप पर बात कर रहे हैं, इसमें नहीं बात कर रहे हैं कि परसों क्या होने जा रहा है। 25 साल में हम में से कितने विधायक रहेंगे मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन ये प्रदेश हमेशा रहेगा, समाप्त करिए, देश हमेशा रहेगा, पर्यावरण हमेशा से रहेगा, पहाड़ हमेशा रहेगा। बात पूरी करिए। आदि अध्यक्ष जी, तो लिहाजा इसके बारे में भी सरकारों को गौर करना चाहिए। ऑल गवर्नमेंट्स, नो मैटर विच गवर्नमेंट इज इन पावर, इस पे भी गौर करने की जरूरत है।
एक बात है माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और है, कह रहे हैं यहाँ से कुछ बाकायदा एक अच्छा काम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव धामी जी की सरकार ने लिया, सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी। ये वास्तव में लगभग मेरे ख्याल से 10 साल से लगातार विधानसभा के हर बजट सत्र में इस बात को कहता आया कि जो हमारे वाटर स्प्रिंग है उसकी मैपिंग करने की जरूरत है, उसकी एटलस बनाने की जरूरत है और सिस्टमैटिक तरीके से उनको फेस मैनर में रिजुविनेशन का काम होना चाहिए। इसके बारे में कुछ कम से कम शुरुआत हुई। रिजुविनेशन के ऊपर, रिवर रिजुविनेशन के ऊपर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय एक अभियान शुरू हुआ, धामी जी की सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, इतना विशाल अनुभव था, भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट नहीं था जिसके मंत्री नहीं रहे, बड़ी सोच थी। ठीक है, अप्रोच में हमारे सबके कमी हो सकती है, अप्रोच में किसी के अप्रोच में होता है पैसा बना लीजिए, कोई हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं जी, मैं जल्दी करूंगा, स्थानीय मुद्दे पर बात कर लेता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सरकार में तब तक नहीं देता जब तक उसमें आर्थिक तरक्की का पहलू जुड़ा नहीं होता। मेरे यहां एक नाव घाट है, उसमें हमने 45 करोड़ रुपए का पुल बना डाला, बन गया, 42 करोड़ का काम हो गया। 250 मीटर की अप्रोच रोड हिमाचल साइड में बननी है फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जिसमें 5, 6, 7 काश्तकारों को उनकी जमीन को एक्वायर करना है और वो है 2 साल से लटका पड़ा। जमुना पे पुल, यमुना जी पे मेजर ब्रिज, उस पुल के बनते ही हिमाचल के एक बहुत बड़े इलाके का सारे के सारा ट्रेड मेरे यहां विकास नगर आ जाता है। सरकार को प्रयास करना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को भी प्रयास करना चाहिए, इस पे वहां के चीफ सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए। यहां पर सरकार बोल दिया तो संसदीय कार्य मंत्री स्वतः ही हो गए। चलिए समाप्त। डीआरआर के ऊपर एक बहुत बड़ी बात, हम डिजास्टर मिटिगेशन के ऊपर बहुत बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष, ये आपदा प्रॉन स्टेट है, रोक नहीं सकते, उसके प्रभाव को मिटिगेट कर सकते हैं, हम रिस्क रिडक्शन कर सकते हैं, हम रिएक्टिव एक्शन भी, रिएक्टिव मोड में भी काम कर सकते हैं, प्रोएक्टिव में भी कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अब समाप्त करिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की जरूरत। बधाई मैं इस बात को दूंगा राज्य सरकारों को, लगातार राज्य सरकारों को कह रहा हूं मैं कि एनडीआरएफ की हम बात कर सकते थे, लेकिन सुमित जी, ये भी संतोष की बात है, मेरी देश के तमाम सारे एजेंसी से बात है, आज उत्तराखंड के एसडीआरएफ को लोग एनडीआरएफ से बेहतर ऑर्गेनाइजेशन रेट करते हैं कैपेबिलिटी के रिसोर्सेज की दृष्टि से। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मौका दिया, धन्यवाद। बहुत सारी बातें बोलने की थी क्योंकि हम स्टेट के रोड मैप पे बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोगों को ब्रेक का और एक थोड़ा सा और काम कर लें। सुमित जी ने या किसी ने कहा भी कि बाकायदा जो 70% एम्प्लॉयमेंट हम इंडस्ट्री में देने की बात कर रहे हैं, सच्चाई ये भी अध्यक्ष, ईमानदारी से कहना चाहिए, हम बच्चों को आईटीआई के सर्टिफिकेट जरूर पकड़ा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का, एक मिनट, इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं, लेकिन हमारे घर का बच्चा, उसे हम कहते हैं स्विच बोर्ड को हाथ लगाओ, वो घबराता है, उसकी कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए बाकायदा हमें 100% आईटीआई को इंडस्ट्री के साथ इंटरफेसिंग करनी चाहिए। देयर इज नो डेarth ऑफ जॉब। इंडस्ट्री कहती है आप हमें करेंगे। चलो कर दो भैया, धन्यवाद। मान्य चलिए, मान्य सुनिए एक मिनट, सुमित जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, सुबोध जी, कि हमने कितने आईटीआई को, 32 आईटीआई को, जिस बात की मैं कह रहा हूं उसकी इंटरफेसिंग इंडस्ट्री के साथ तय कर दी है। और